बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है क्रिस्टल स्ट्रक्चर का। अगर आप लोगों को याद हो तो जब मैंने क्लासेस स्टार्ट की थी तो शुरू में मैंने आप लोगों को थोड़ा सा सिलेबस बताया था कि सॉलिड स्टेट फिजिक्स का जो बेसिकली सिलेबस है वो 4-5 मेन टॉपिक्स उसके अंदर जो है वो शामिल हैं। और वो कौन-कौन से शामिल हैं टॉपिक? एक तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर की एनालिसिस, उसके बाद डिफेक्ट्स जो है वो क्या होते हैं, एटम्स के दरमियान बॉन्डिंग किस तरीके से होती है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को हम किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं, जिसको अभी हम लोगों ने लास्ट में अभी पढ़ा है थोड़ा सा। ठीक है, ये टॉपिक भी जो है वो हमारा उसके अंदर शामिल है। तो असल में होता ये है कि जब भी हम किसी भी सॉलिड मटेरियल की प्रॉपर्टीज को, चाहे वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हो, थर्मल हो, एकॉस्टिक हो, जो भी किसी भी तरह की प्रॉपर्टीज को अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे समझना चाहें कि भाई माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर जो है वो ये प्रॉपर्टीज को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो हमें 4-5 चीज़ों के बारे में जो है ना वो पता होना चाहिए कि भाई उस मटेरियल के अंदर उसका स्ट्रक्चर किस तरह से है मौजूद, उसके अंदर किस किस तरह के डिफेक्ट्स मौजूद हैं, उनके दरमियान बॉन्डिंग किस तरह से हुई हुई है, और उनकी जो है ना प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रॉन अगर उसके अंदर मौजूद है तो उसकी एनर्जी किस तरह से हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये 4-5 चीज़ें अगर हमें पता चल जाती हैं तो फिर हम किसी भी तरह की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के काबिल हो जाते हैं। तो बेसिकली अभी हम लोगों ने ये वाला टॉपिक मैंने आप लोगों को फर्स्ट कवर करवा दिया था पहले। अब सेकंड जो है ना हम ये वाला टॉपिक कर रहे हैं। अच्छा, एक टॉपिक और है व्हिच इज़ द एकॉस्टिक प्रॉपर्टी। एकॉस्टिक प्रॉपर्टीज या थर्मल प्रॉपर्टीज कहते हैं इसको। यानी वाइब्रेशन ऑफ एटम्स, के एटम किस तरीके से वाइब्रेट करते हैं। तो यहाँ ये भी हमें अभी करना है। तो बेसिकली हमारा जो सॉलिड स्टेट का जो कोर्स है वो ये 4-5 मेन टॉपिक्स हैं। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है वो मैं स्टार्ट करवा रही हूँ। अभी नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो है हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर का टॉपिक। So now we are going to study the crystal structure analysis. अच्छा, इस टॉपिक के अंदर हम लोगों ने क्या क्या चीजें देखनी है। इस टॉपिक के अंदर हम लोगों ने कुछ डेफिनेशंस देखेंगे। सबसे पहले तो ये बहुत ही जो चीज मैं यहाँ पर लिख रही हूँ ये समरी है बेसिकली जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर एनालिसिस के अंदर। कुछ डेफिनेशंस देखेंगे हम। डेफिनेशंस देखने के बाद हमें देखना होगा कि ये जो एनालिसिस है, बेसिकली एनालिसिस का मतलब ये होता है कि हमें एनालिसिस करनी आ जाए, कैलकुलेशन करनी आ जाए कि इस स्ट्रक्चर के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, या जो भी हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं उसके अंदर हम उसका एरिया, उसका वॉल्यूम जो है वो किस तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं। ये जो स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं इसका पैकिंग, एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन जो है वो हम किस तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं। उसके अलावा हम उसकी डेंसिटी, मास डेंसिटी, नंबर डेंसिटी, दोनों तरह की डेंसिटीज हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये अब क्या चीज़ है ये हमें आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा। और उसके अलावा हम ये देखेंगे कि प्लेन्स हम किस तरीके से स्पेसिफाई करते हैं किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर। और ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं, यानी ये हमारा जो टॉपिक है ना वो बेसिकली सारा के सारा बेस्ड कर रहा है कैलकुलेशन के ऊपर, कि ये सारी कैलकुलेशन जो है ना वो हमें करनी आनी चाहिए। तो ये जो हमारा टॉपिक है बेसिकली इसके अंदर कोई इतनी ज़्यादा थ्योरी नहीं है, सारे के सारे न्यूमेरिकल्स हैं एक्सेप्शनली फ्यू डेफिनेशंस। कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे उसके बाद हमारे इस पूरे आर्टिकल के अंदर न्यूमेरिकल्स ही होंगे जिसमें हम कैलकुलेशन करेंगे बार बार कि किसी कोई स्ट्रक्चर गिवन है, अच्छा उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते हैं, उसके अंदर वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन वगैरह किस तरीके से निकालते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, इसको हमें देखना होगा। तो ये हमारा बेसिक लेआउट है अबाउट द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अच्छा, सबसे पहले मैं जो है ना स्टार्ट कर रही हूँ डेफिनेशन से। तो सबसे इम्पोर्टेंट और स्टार्टिंग डेफिनेशन जो है ना वो ये है कि हमारे पास जो सॉलिड मटेरियल होते हैं, ठीक है, सॉलिड आर ऑफ टू टाइप्स। बहुत सारे तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर स्ट्रक्चर के हिसाब से दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, एक तो हम कहते हैं कि ये या तो क्रिस्टल है
या हम ये कहते हैं कि ये एमॉर्फस है। अच्छा, एक टर्म और भी यूज की जाती है विच इज दी पॉलीक्रिस्टल। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। क्रिस्टल की डेफिनेशन क्या होती है? क्रिस्टल की डेफिनेशन, अच्छा हमें ये बात मालूम है कि मैटर जो है वो 3 तरह का है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और मैटर किस चीज से बना है? एटम से बना है। तो बेसिकली ये किस तरह का सॉलिड है? इन सब के अंदर एटम्स मौजूद हैं, लेकिन पर्टिकुलरली, ठीक है, क्रिस्टल के अंदर क्या होता है? क्रिस्टल के अंदर होता है रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है, या मॉलिक्यूल्स कह दें आप, लेकिन मैं भी आसानी के लिए सिर्फ यही लिख देती हूँ कि रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। अच्छा, पॉलीक्रिस्ट एमॉर्फस के अंदर क्या होता है? एमॉर्फस जाहिर है बिल्कुल अपोजिट होगा, कि इसके अंदर इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होगा। ठीक है, और पॉलीक्रिस्टल, पॉली का मतलब है कि बहुत सारे, मैनी क्रिस्टल, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो अगर कोई भी सॉलिड गिवन है, फॉर एग्जांपल कोई भी सैंपल हमारे पास गिवन है, तो उसके अंदर जो है वो छोटे छोटे जो है वो रेगुलर अरेंजमेंट डिफरेंट डिफरेंट तरह के मौजूद होंगे। ठीक है, अगर मैं इस छोटे से हिस्से को देखूंगी तो यहाँ पे रेगुलर अरेंजमेंट मिलेगा, इस छोटे से हिस्से को देखूंगी तो यहाँ पे रेगुलर अरेंजमेंट मिलेगा, यहाँ पे अलग तरह का अरेंजमेंट मिलेगा, लेकिन रेगुलरली अरेंज हुए हुए होंगे एटम्स। तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? पॉलीक्रिस्टल कहते हैं, कि इट हैज मैनी ग्रेन्स। इसको ये एक जो छोटा सा हिस्सा है ना, जिसके अंदर रेगुलर अरेंजमेंट है, ये ग्रेन भी कहलाता है। इट हैज मैनी ग्रेन्स, ठीक है, हैविंग रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। ठीक है, बाज दफा लोग इसके लिए ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर भी इसको कह देते हैं कि ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर है। तो ग्रैन्युलर का मतलब यही होता है कि ग्रेन्स हैं छोटे छोटे, जिसमें रेगुलर अरेंजमेंट हुआ। लेकिन पॉलीक्रिस्टल इज द मोर एप्रोप्रिएट टर्म। तो अब हमें यहाँ पे पता चल गया कि अच्छा, हमने सॉलिड को क्लासिफाई किया है अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट ऑफ एटम। 3 तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट ऑफ एटम। यहाँ मैं लिख देती हूँ। इस तरीके से क्रिस्टल होगा, या तो एमॉर्फस होगा या पॉलीक्रिस्टल होगा। अच्छा, ये जो क्रिस्टल है इसको हम सिंगल क्रिस्टल भी कहते हैं। सिंगल क्रिस्टल से मतलब क्या है? कि हमारे पास अगर कोई भी सॉलिड है तो उसके अंदर अरेंजमेंट, एटम्स जो है ना, वो रेगुलरली अगर अरेंज हुए थ्रू आउट, पूरे के पूरे एक जैसे रेगुलर इंटरवल के साथ में रखे हुए, तो हम इसको कहेंगे कि ये हमारा क्रिस्टल है। या फिर हम उसको सिंगल क्रिस्टल का नाम भी दे देते हैं कि एक ही तरह का स्ट्रक्चर है। ठीक है, सिंगल क्रिस्टल, और इसको हम कहते हैं पॉलीक्रिस्टल। और पॉली का मतलब क्या हो गया कि अगर हमारे पास कोई भी सॉलिड गिवन है तो उसके अंदर छोटे छोटे रीजन्स के अंदर हमारे पास रेगुलर अरेंजमेंट होता है अलग अलग तरीके से, तो उसको हम कहते हैं पॉलीक्रिस्टल या ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर। और ये जो ग्रेन होता है ना, ये ग्रेन का जो साइज होता है ये तकरीबन माइक्रोमीटर के ऑर्डर का होता है। ठीक है, और ये जो थर्ड टाइप है विच इज नोन एज दी एमॉर्फस, इसके अंदर एटम्स की कोई अरेंजमेंट नहीं होती। ये बहुत ही रेगुलर शेप में पड़े होते हैं, इनकी कोई अरेंजमेंट नहीं होती है। दे डोंट हैव एनी रेगुलर अरेंजमेंट। तो सबसे पहली चीज जो डेफिनेशन हमने पढ़ी वो ये कि क्रिस्टल की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, नंबर 1 यही क्रिस्टल की डेफिनेशन, एमॉर्फस की डेफिनेशन और पॉलीक्रिस्टल की डेफिनेशन। अच्छा, अब जब हम लोगों ने कहा कि अच्छा ठीक है, हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ ली, तो हम क्यों पढ़ रहे हैं डेफिनेशन? इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम जो है ना वो मटेरियल की प्रॉपर्टीज पढ़ना चाहते हैं, उनको एक्सप्लेन करना चाहते हैं, और हम ये समझना चाहते हैं कि ये प्रॉपर्टीज, जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज किसी भी सॉलिड के अंदर अराइज हो रही हैं, वो किसी खास अरेंजमेंट की वजह से तो नहीं अराइज हो रही। और ऐसा ही होता है, अरेंजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एमॉर्फस मटेरियल्स के अंदर चूंकि अरेंजमेंट नहीं होता, उनको एनालाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम सबसे पहले अपनी चीजों को आसान करने की कोशिश करते हैं कि हम आसान चीजों को पढ़ें, फिर आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल चीजों की तरफ हम आए। तो क्रिस्टल इज मोर
इजी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि इसमें रेगुलर अरेंजमेंट होता है, हम इसको आसानी के जरिए एनालाइज कर सकते हैं इस स्ट्रक्चर को। जबकि एमॉर्फस में कोई अरेंजमेंट नहीं होता, इसको थोड़ा-सा स्टडी करना मुश्किल होता है, पॉलीक्रिस्टल्स को स्टडी करना मुश्किल होता है। तो सबसे पहले हम आसान चीज़ की तरफ जाते हैं कि अच्छा भाई क्रिस्टल्स को हम पढ़ते हैं, इनका रेगुलर अरेंजमेंट होता है एटम्स का और उनको हम स्टडी करना शुरू करते हैं। तो हमने अपनी सहूलत के हिसाब से फिर जो है ना क्रिस्टल के बारे में जब हमने एनालिसिस की और हमने कहा कि अच्छा भाई हमें कोई सॉलिड बनाना है जिसका एक ख़ास लेंथ हो, ब्रेड्थ हो, वॉल्यूम हो, ठीक है? 3 डायमेंशनल हमें एक सॉलिड बनाना है। तो हम क्या करते हैं कि बजाय हमें पता है कि इसके अंदर जो है रेगुलरली एटम्स जो है ना वो रखे हुए हैं एक ख़ास डिस्टेंस के ऊपर, डी डिस्टेंस के ऊपर रखे हुए हैं और उनके दरमियान जो फ़ासला है वो फ़िक्स्ड है। तो हम लोगों ने ये सोचा या जिन लोगों ने ये सॉलिड स्टेट फिज़िक्स स्टार्ट की, उन लोगों ने ये सोचा कि बजाय इसके कि हम पूरे के पूरे सॉलिड को स्टडी करें कि पूरे के पूरे मटेरियल के अंदर किस-किस तरीके से एटम अरेंज हुए हैं, यहाँ पे एटम किधर रखा हुआ है, इधर किधर रखा है, इधर किधर रखा है। उन्होंने आसानी के लिए क्या किया, उन्होंने कहा कि अच्छा भाई हम ऐसा करते हैं, एक छोटा-सा यूनिट लेते हैं, स्ट्रक्चर लेते हैं, बजाय ये कि हम पूरा लें। और अगर रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है, तो क्या होना चाहिए कि ये जो छोटा-सा स्ट्रक्चर अगर हम ले रहे हैं, उसके अंदर से कंसीडर कर रहे हैं, तो जब हम इसको रिपीट करते चले जाएँगे, ट्रांसलेट करते चले जाएँगे या ट्रांसलेशन का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट उसकी करते चले जाएँगे, रिपीट करते चले जाएँगे, तो ये जो है ना, ये बड़ा वाला हमारे पास एक पूरा के पूरा सॉलिड बन जाएगा। तो हम जो है बजाय पूरे सॉलिड मटेरियल के अंदर बैठकर एटम्स की अरेंजमेंट पढ़ें क्योंकि सॉलिड मटेरियल के अंदर तो बेइंतहा एटम्स होते हैं। अगर मैं सिर्फ 1 ग्राम ही कोई सब्जेक्ट ले लूँ सॉरी सॉलिड ले लूँ, 1 ग्राम या 1 मोल कोई एक ले लूँ, लेट्स सपोज़ 1 मोल मैंने ले लिया, तो 1 मोल के अंदर ही 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं किसी सॉलिड को पढ़ना चाहूँगी और मैं ये कहती हूँ कि उसके अंदर एटम्स रेगुलरली अरेंज हुए हुए हैं, तो बहुत सारे एटम्स होंगे उसके अंदर, तो मैं नहीं पढ़ सकती उसको। तो मैंने अपनी आसानी के लिए एक स्टडी करने के लिए मैंने एक नई हाइपोथेसिस दी और मैंने कहा कि वी डोंट नीड टू स्टडी ऑल एटम्स, अरेंजमेंट ऑफ ऑल एटम्स, वी डोंट नीड टू स्टडी अरेंजमेंट ऑफ ऑल एटम्स, ठीक है? हमें पूरे एटम्स को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। हम जो है वो क्या करते हैं सिर्फ कि वी ओनली स्टडी अ यूनिट ब्लॉक और यूनिट सेल, ठीक है? तो सिर्फ और सिर्फ हम एक यूनिट ब्लॉक को और यूनिट सेल को पढ़ेंगे और इस यूनिट ब्लॉक और यूनिट सेल की क्या प्रॉपर्टी है, अगर हम इस यूनिट सेल और यूनिट ब्लॉक को ट्रांसलेट करें तो हमें पूरा दोबारा से वही स्ट्रक्चर जो है वो मिल जाए, ठीक है? तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो यूनिट सेल की हमें पता चल गई कि यूनिट सेल इज एन अरेंजमेंट, ये एक ऐसा अरेंजमेंट है एटम्स का is an arrangement of atoms which gives us क्रिस्टल, यानी कि पूरा क्रिस्टल हमें दे देता है अपॉन ट्रांसलेशन, यानी अगर हम उसको ट्रांसलेट करते चले जाएं तो वो हमें पूरा क्रिस्टल मिल जाएगा, हमारा 3D सॉलिड हमें मिल जाएगा। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी ये हुई कि अच्छा भाई हाँ, इसका क्या फ़ायदा होता है? इसका फ़ायदा यही होता है क्योंकि रेगुलर अरेंजमेंट हुआ हुआ है, तो हमें सबको देखने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ़ एक यूनिट को देख लेंगे। अब हम उसके अंदर क्या करेंगे कि डेंसिटी निकालेंगे उसकी कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स मौजूद हैं पर यूनिट वॉल्यूम, तो पूरे मटेरियल की भी वही डेंसिटी होगी क्योंकि रेगुलर अरेंजमेंट है। अगर हम मास डेंसिटी निकाल लेंगे एक यूनिट सेल की, तो कितना टोटल मास है एटम्स का डिवाइडेड बाय यूनिट वॉल्यूम, तो पूरे मटेरियल की भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है? और जो प्रॉपर्टी होगी उस यूनिट सेल की, वो पूरे मटेरियल की प्रॉपर्टी हो जाएगी, तो हमें इतने पूरे एटम्स को कंसीडर करने की ज़रूरत ही नहीं। तो यहाँ पर हमें जो है ना ये बात क्लियर हो गई कि यूनिट सेल जो है वो हम बजाय ये कि पूरे क्रिस्टल को स्टडी करें, हम सिर्फ 6, 7, 8 ग्रुप ऑफ एटम्स को ले लेते हैं और एक यूनिट सेल बनाते हैं
और वो उसकी कंडीशन क्या है? उसकी कंडीशन ये है कि अगर हम उसको ट्रांसलेट करें तो पूरा के पूरा यूनिट सेल जो है वो हमारे पास बन जाए। और इसको पढ़ने से फ़ायदा ये होगा, अब हमें पूरे एटम्स नहीं पढ़ने पड़ेंगे और उसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ होंगी वही प्रॉपर्टीज़ पूरे सॉलिड की होंगी, तो हमारे लिए आसानी होगी। यूनिट सेल की जो है ना एक डेफिनेशन मैंने ये लिखी है कि ये एक ऐसा अरेंजमेंट या ऐसा ग्रुप ऑफ एटम्स होता है जो कि ट्रांसलेशन के ऊपर दोबारा से हमें क्रिस्टल जनरेट करके दे देता है। दूसरी डेफिनेशन एक ये भी है कि जब हमने इसकी एनालिसिस की तो देयर आर 7 स्पेसिफिक geometrical shapes which can be translated। तो हमें ये बात पता चली कि सिर्फ और सिर्फ 7 तरह के जो है ना ज्योमेट्रिकल शेप्स होते हैं जिनको हम ट्रांसलेट करें तो हमें पूरा के पूरा जो है ना ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है वो मिल जाता है। और ये जो मैं बात कर रही हूँ ये 3 डायमेंशन की बात कर रही हूँ, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द 2 डायमेंशन। तो ये जो है हमें यहाँ से पता चल गया कि इसका मतलब ये हुआ कि देयर आर 7 टाइप ऑफ यूनिट सेल्स इन 3 डायमेंशंस, ठीक है। तो अगर हमें अब ये कितनी आसानी हो गई, हमारे इर्द गिर्द इतने सारे तरह के कंपाउंड्स हैं, हजारों ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो मौजूद हैं और कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, लेकिन अगर उनका कोई ना कोई क्रिस्टल स्ट्रक्चर है तो उन क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स की एनालिसिस हम किस तरह से कर सकते हैं? सिर्फ ये 7 ही शेप होते हैं जो कि उनके अंदर पाए जाएंगे एंड दैट्स इट। तो अब हमारे लिए कितनी आसानी हो गई, तो हम अपने लिए आसानी और करते चले जा रहे हैं। ये मैंने यहाँ पर लिखा है कि जो है वो 7 तरह के यूनिट सेल होते हैं, ठीक है। 1 मिनट मैं इसको बताती हूँ। जी, ये एक इस डायग्राम के अंदर अगर हम देखें तो इसमें इन्होंने जो है वो 7 शेप जो है वो हमें यहाँ पर बताए हुए। राइट हैंड साइड के अंदर अगर फिगर देखें, ये देखें, ये क्यूबिक एक शेप है, ये खास तरह का ज्योमेट्रिकल शेप है। क्यूबिक शेप हमें पता है कि वो किस तरह से होता है। उसके अंदर 3 साइड्स होती हैं, ए, बी और सी, और ये तीनों साइड जो है वो बराबर होती हैं। और इसके अंदर जो एंगल्स होते हैं, अगर फॉर एग्जांपल दिस इज साइड ए, दिस इज साइड बी एंड दिस इज साइड सी, तीन साइड्स हैं, तो ए और सी के दरमियान भी 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। बी और सी के दरमियान भी 90 डिग्री का एंगल होगा और ए और बी के दरमियान भी 90 डिग्री का एंगल होगा। तो हम 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स को 6 पैरामीटर्स के जरिए एनालाइज करते हैं। और वो 6 पैरामीटर्स कौन से होते हैं? 3 तो हमारे पास जो है वो लेंथ होती है, 3 पैरामीटर्स लेंथ के पैरामीटर्स होते हैं और 3 जो है ना वो हमारे एंगल के पैरामीटर्स होते हैं, जिसको हम अल्फा, बीटा और गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस क्यूब को हमने इन 6 पैरामीटर्स की मदद से एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्यूब कैसा स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर कैसा ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर तीनों साइड्स बराबर हैं, तीनों एंगल बराबर हैं। और जब आप इस ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर को एक क्यूब के बराबर में दूसरा क्यूब, दूसरे क्यूब के बराबर में तीसरा क्यूब, इस तरह से रखते चले जाएंगे तो हमारे पास पूरा की पूरा एक क्रिस्टल जो है ना वो जनरेट हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से एक शेप और है, ये है टेट्रागोनल। इसके अंदर जो है ए और बी बराबर होता है, सी बराबर नहीं होता। सी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो लंबाई है इसकी ये चेंज हो गई है, ठीक है। तो ए और बी इसके अंदर बराबर होता है। एंगल्स जो होते हैं वो तीनों 90 डिग्री के होते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक में ए, बी, सी तीनों अलग अलग होती है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। ऑर्थोरोम्बिक में तीनों अलग अलग होते हैं, एंगल जो है वो 90 डिग्री के होते हैं एंड सो ऑन। तो कहने का मकसद ये है कि ये 7 तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको अगर आप रिपीट करते चले जाएंगे तो आपके पास एक रेगुलर स्ट्रक्चर जो है वो आपको मिलेगा, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं? यूनिट सेल हम उसको कहते हैं, ठीक है। तो देयर आर 7 टाइप्स ऑफ यूनिट ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स व्हिच आर नोन एज यूनिट सेल्स and translation of unit cells gives us a regular crystal structure। तो ये हमें पता चल गया। अच्छा, यहाँ पर देखो, हम इसको ये भी कह सकते हैं कि 7 टाइप्स के यूनिट सेल्स होते हैं और हम ये कह सकते हैं कि 7 टाइप्स के
क्रिस्टल सिस्टम जो है वो हमारे पास होते हैं। तो किसी जगह क्रिस्टल सिस्टम लिखा होता है, किसी जगह टाइप्स ऑफ यूनिट सेल लिखा होता है, और इट इज नथिंग बट अ ज्योमेट्रिकल शेप, कि एक ऐसा ज्योमेट्रिकल शेप है जिसको हम रिपीट कर सकते हैं, डेट्स इट। सही है। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने एक टर्म लिखी है विच इज नोन एज द प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो इस प्रिमिटिव यूनिट सेल की डेफिनेशन भी हम देख लेते हैं कि प्रिमिटिव यूनिट सेल की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको डेफिनेशन बताई, वो डेफिनेशन मैंने बताई है यूनिट सेल की। नाउ आई एम गोइंग टू डिफाइन द प्रिमिटिव यूनिट सेल। दोनों एक ही चीजें हैं, इसके आगे लगा हुआ है, इसके आगे लगा हुआ है यूनिट सेल। तो ये भी हमें पता चल रहा है कि ये भी यकीनन एक ऐसा ज्योमेट्रिकल शेप है जिसको अगर हम रिपीट करेंगे तो हमें पूरा एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है वो मिल जाएगा। लेकिन अब इस प्रिमिटिव से क्या मुराद है? प्रिमिटिव का मतलब होता है स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो इसकी 2-3 डेफिनेशन है प्रिमिटिव यूनिट सेल की। इट इज सच टाइप ऑफ सेल which contains only one atom per unit cell। ठीक है, और दूसरी जो प्रॉपर डेफिनेशन है, मोर एप्रोप्रिएट, इट हैज द मिनिमम वॉल्यूम। क्योंकि ये सबसे छोटा यूनिट सेल है ना, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो बहुत कम होगा। अब इन दोनों बातों का मतलब जो है, जब हम न्यूमेरिकल्स करना शुरू करेंगे तो हमें और ज्यादा क्लियरली पता चल जाएगा, लेकिन अभी हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं। मैं इसको 2 डायमेंशनल में बता के समझा देती हूँ, बाकी हम इसको प्रॉपर समझेंगे भी। अच्छा, मिसाल के तौर पे एटम्स अरेंज हुए हुए, इन चारों कॉर्नर्स के ऊपर एटम रखे हुए हैं ये। ठीक है, अगर मैं इसको प्रॉपर बनाऊं तो एक एटम जो है ना वो मेरा ये रखा हुआ है, एक एटम जो है ना वो मेरा इस कॉर्नर के ऊपर रखा हुआ है, एक एटम इधर रखा हुआ है, और एक एटम जो है वो मेरा इधर रखा हुआ है। अगर मैं ये देखूं कि मेरा ये जो स्क्वायर है, ये वाला जो स्क्वायर है, ये मेरा बेसिकली क्या है? यूनिट सेल है। ठीक है, अगर मेरा ये यूनिट सेल है तो मैं इसके अंदर काउंट करना चाहती हूँ कि इस यूनिट सेल के अंदर कितने एटम्स मौजूद हैं। तो मुझे नजर आ रहा है कि ये वाला जो एटम जो कि कॉर्नर के ऊपर रखा हुआ है इसके ऊपर, तो ये तो 1/4 आ रहा है बस यहाँ पर। ठीक है, इसी तरीके से 1/4 ये वाला एटम आ रहा है, इसी तरीके से 1/4 ये वाला एटम आ रहा है। तो अगर मैं टोटल काउंट करूं तो 1/4 कितने एटम्स मौजूद हैं? 4 एटम्स ऐसे हैं जो कि 1/4 मौजूद है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स मेरे पास कितने हो गए? 1 हो गए। इस पूरे बॉक्स के अंदर मेरे पास कितने हो गए एटम्स? 1। तो अब जो है मैं कह दूंगी कि अच्छा, मेरी तो डेफिनेशन यही है कि ये एक खास यूनिट सेल जिसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स जो हो वो सिर्फ और सिर्फ 1 हो पर यूनिट सेल। कितने हो? 1। तो उसको, उस यूनिट सेल को हम कैसा यूनिट सेल कह देते हैं? उसको हम कह देते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। और वॉल्यूम निकालने का भी हम तरीका देखेंगे किस तरह से वॉल्यूम निकालते हैं। तो जब वॉल्यूम निकालते हैं तो मिनिमम वॉल्यूम उसका निकलता है, तो हम उसको कह देते हैं प्रिमिटिव सेल है ये। ठीक है, ये मैंने एग्जाम्पल आपको 2D के अंदर दी थी, लेकिन अगर मैं 3D के अंदर ये एग्जाम्पल दूं, 3 डायमेंशनल, अगर मेरे पास लेट सपोज मैंने क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, तो उस क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर मैंने क्या रखा हुआ है? इन कॉर्नर्स के ऊपर एटम्स रख दिए, और ये मुझे पता है कि एक यूनिट सेल है ये। तो अब मुझे क्या करना है? अब मुझे नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं इस पूरे के पूरे क्यूब के अंदर। तो अब मैं अगर गौर से देखूं, अब ये जो एटम एक कॉर्नर के ऊपर रखा हुआ है, ये वाला एक कॉर्नर के ऊपर, ये कितना इस वाले यूनिट सेल के अंदर आ रहा है, कितना? तो मुझे पता चलेगा कि अच्छा, ये वाला जो एटम कॉर्नर पे रखा हुआ है, यकीनन इसके बराबर में भी एक और क्यूब होगा, यहाँ पे भी एक और क्यूब होगा, इस जगह पे भी, इस जगह पे भी। और ये अगर मैं थोड़ी सी डायग्राम आगे एक्सटेंड कर दूं, यानी चार जो है क्यूब्स अगर मैं इधर रखूं तो पूरा आधा एटम आएगा इन चारों के अंदर। और इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर अगर मैं एक और
एक एक क्यूब्स और रखते चले जाऊं तो टोटल 8 क्यूब्स हो जाएंगे। इसको आप थोड़ा सा अपने घर के अंदर कोई बॉक्सेस वगैरह रख के जो आपके क्यूबिकल शेप के हों, या मैश बॉक्सेस, बेशक क्यूबिकल ना भी हो तो आपको पता चल जाएगा कि जो कॉर्नर होता है किसी भी क्यूबॉइड का, वो शेयर हो रहा होता है बेसिकली ये 4 एक प्लेन में, और इसके ऊपर भी जो है ना 4 बॉक्सेस जो है वो रखे होंगे। तो यानी ये एक कॉर्नर वाला जो एटम होगा वो 8 क्यूब्स के अंदर जो है ना वो शेयर हो रहा होगा। इसकी मैं प्रॉपर डायग्राम जब हम आगे नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करेंगे तो उसके अंदर भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन आप लोग खुद से भी इसको करके देखिएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक एटम जो है ना मेरा शेयर हो रहा है 8 क्यूब्स के अंदर। आगे पीछे 8 क्यूब्स हैं, 1 2 3 4 और ऊपर भी 5 6 7 8। और टोटल कितने एटम्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 है ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर अगर मैं काउंट करूं कि इस पूरे के पूरे यूनिट सेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने आए हैं, तो मुझे पता चल गया कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो है वो मेरे पास है 1। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला स्ट्रक्चर, यूनिट सेल मेरा कैसा यूनिट सेल है? प्रिमिटिव यूनिट सेल है, क्योंकि इसके अंदर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 1 नंबर ऑफ एटम जो है वो मौजूद है। तो एक खास बात जो है, एक निशानी जो है ना वो ये होती है प्रिमिटिव यूनिट सेल की, कि हमें बार बार क्या यही करना पड़ेगा कि हम जो है वो हर यूनिट सेल के अंदर से नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करते रहें? नहीं, ऐसा नहीं है। हम देख के भी बता सकते हैं कि अंदाजा हमें मिल रहा है कि ये हो सकता है कि ये यूनिट सेल हो। ठीक है, उसकी एक रफ सी निशानी ये होती है कि इफ एटम्स आर प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर्स। ठीक है, या तो एटम जो है वो क्या हो, कॉर्नर्स पे हो। यहाँ पर इसकी एग्जांपल देखिए, कॉर्नर के ऊपर थी, तो हमने जब कैलकुलेशन की तो सिर्फ 1 आ रहा था आंसर। यहाँ पर भी सिर्फ कॉर्नर के ऊपर थे तो उसका आंसर 1 निकल रहा था। या फिर ये सिचुएशन होती है कि इफ एटम इज प्रेजेंट एट द सेंटर, कि एटम जो है ना वो किसी भी, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक यूनिट सेल है, एटम जो है ना वो इधर मौजूद है, अंदर, इसके अंदर मौजूद है। यहाँ पे कॉर्नर्स के ऊपर नहीं रखा हुआ है, अंदर इस पूरे यूनिट सेल के अंदर ही जो है ना वो क्या हो, एक सिर्फ एक एटम रखा हुआ हो। तो चूंकि सिर्फ एक एटम रखा हुआ है तो ये भी हमें डायरेक्ट देखने से पता चलता है कि ये जो एटम है मेरा, ये जो यूनिट सेल है मेरा, ये इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एटम आ रहा है, तो लिहाजा ये प्रिमिटिव यूनिट सेल हो सकता है। बजाहिर हमें यही नजर आ रहा है कि ये प्रिमिटिव ही है। ठीक है, इसको, जिसके अंदर ये एटम सेंटर में रखा हुआ होता है ना, इसको हम खास तरह का नाम देते हैं, इसको हम कहते हैं विग्नर ज़ाइड सेल। और ये भी एक खास तरह का तरीके से हासिल किया जाता है, जिसका प्रॉपर तरीका हम देखेंगे आगे चल के। अभी हम सिर्फ डेफिनेशन देख रहे हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द यूनिट सेल। यूनिट सेल की हमने डेफिनेशन देख ली कि वो एक ऐसा ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम रिपीट करें तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म हो जाता है। क्या जरूरत है इस यूनिट सेल को पढ़ने की? ये जरूरत है पढ़ने की कि हम इतने सारे एटम्स को नहीं पढ़ सकते, तो सिर्फ जस्ट सिंपल ग्रुप ऑफ एटम्स को अगर हम पढ़ लेंगे तो उसी के जरिए हम पूरे मटेरियल की प्रॉपर्टीज को एनालाइज कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। अब यूनिट सेल दो तरह के होते हैं, एक तो सिंपली यूनिट सेल और एक प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है? प्रिमिटिव यूनिट सेल वो होता है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एटम हो और उसका वॉल्यूम जो है वो मिनिमम हो। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने ये डेफिनेशन पढ़ ली। अच्छा, अब मैं जो है वापस उस डायग्राम की तरफ जाती हूँ जो मैंने यहाँ पर पीछे बनाई हुई थी। मैंने आप लोगों को ये बताया कि अगर हमें 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है वो पढ़ना है तो उसके लिए एनालिसिस पहले से हम कर चुके हुए हैं कि 7 तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि रिपीट होते हैं। अभी हमने सिर्फ ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स जो है वो पढ़े हैं कि 7 तरह के ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि रिपीट हो सकते हैं। अभी हमने क्या किया है कि अभी हमने इसके अंदर एटम्स को रखा नहीं है। ठीक है, अभी हमने इसके अंदर एटम्स को रखा नहीं है। ये जो यूनिट सेल है ये सिंपली ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स है। ठीक है,
यहाँ पर मैंने एटम्स को रख दिया था क्योंकि मुझे प्रिमिटिव यूनिट सेल की डेफिनेशन बतानी थी, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर बताया था आप लोगों को कि इसमें एटम्स रखे हुए हैं, लेकिन एक्चुअली में अभी हमने कोई भी एटम्स जो है वो इन शेप्स के ऊपर नहीं रखे हुए हैं। तो अब 2-3 डेफिनेशंस हम और देखते हैं आगे। जनाब, लैटिस क्या चीज होती है? ठीक है, लैटिस का मतलब होता है एन एरे ऑफ रेगुलर ज्योमेट्रिकल पॉइंट्स। ठीक है, सबसे पहले तो डेफिनेशन हमारी यही आती है कि किसी जगह हम जो है ना रेगुलर ज्योमेट्रिकल पॉइंट्स ड्रॉ कर लें, इसको हम कहेंगे कि ये लैटिस है। ठीक है, और फिर उसके बाद हमारे पास डेफिनेशन आती है ग्रुप ऑफ ज्योमेट्रिकल पॉइंट्स इज नोन एज यूनिट सेल। यूनिट सेल की एक और डेफिनेशन देखें, यहाँ पर हमें पता चल रही है ग्रुप ऑफ ज्योमेट्रिकल पॉइंट्स is known as यूनिट सेल। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम पढ़ते हैं ब्रेविस लैटिस। ब्रेविस लैटिस कुछ भी नहीं है, ब्रेविस लैटिस का मतलब ये है कि एटम्स प्लस लैटिस। ये जो ज्योमेट्रिकल पॉइंट्स हैं, जो हमने ज्योमेट्रिकल पॉइंट्स बनाए हुए थे, इसके ऊपर हम एटम्स को या फिर मॉलिक्यूल्स को जो है ना वो रख देते हैं। सॉलिड स्टेट फिजिक्स में मॉलिक्यूल को जो है ना मॉलिक्यूल्स नहीं कहते बल्कि बेसिस कहते हैं। ठीक है, BASIS, बेसिस, एटम्स और बेसिस। तो अब ये जो ज्योमेट्रिकल पॉइंट्स है, सिंपली इसके ऊपर हमने क्या किया, अब उनको एटम्स को रख दिया उन्हीं जगहों पर। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, ब्रेविस लैटिस। अब हमने ये इसको ब्रेविस लैटिस भी कह देते हैं और इसको हम क्रिस्टल भी अब कह सकते हैं। क्रिस्टल क्या चीज है, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। तो ये दोनों टर्म जो है ना वो इस्तेमाल होती है, क्रिस्टल भी और ब्रेविस लैटिस, दीज आर दी सेम थिंग्स। अच्छा, लैटिस को हमने अलग इस वजह से डिफाइन किया हुआ है कि बाज दफा एटम जो है उसको होना यहाँ पर चाहिए था लेकिन वो इस जगह पाया जाता है। तो ये एक डिफेक्ट हो गया ना कि इसका तो लैटिस पॉइंट इधर है, यानी कि इसका एक्चुअल पॉइंट इधर है लेकिन वो यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, तो इस वजह से जो है ना हमें बताना पड़ता है कि नहीं भाई दिस इज समथिंग, इसको हमें डिफाइन करना पड़ा कि दिस इज द पॉइंट, दिस इज द वेरी पॉइंट, लेटेस्ट पॉइंट वेयर एटम शुड बी। मगर वो वहां पर नहीं है, वो उसकी जगह से हटा हुआ है। वो कितना हटा हुआ है, उस रेफरेंस पॉइंट की हमें जरूरत पड़ेगी, उसको बताना पड़ेगा हमें कि वो इस जगह से हटा हुआ है। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि आप किसी सॉलिड के अंदर झांक कर देखेंगे तो आपको ये पॉइंट्स नजर आएंगे। ये जस्ट आपकी एक रिक्वायरमेंट है किसी भी यूनिट सेल को डिस्क्राइब करने के लिए कि हम यूनिट सेल किस तरह से बना सकते हैं। रेगुलर अरेंजमेंट होना चाहिए एटम्स का, तो एक इक्वल डिस्टेंस के ऊपर एटम्स होने चाहिए। तो वो पॉइंट्स आपको कहीं भी सॉलिड के अंदर नजर नहीं आ रहे होंगे। वो हम खुद मतलब अपने चीजों को एनालाइज करने के लिए हमने अपनी आसानी के लिए एक टर्म डिफाइन कर दी है कि लैटिस इज व्हाट, लैटिस इज द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ ज्योमेट्रिकल पॉइंट्स। ये जो ज्योमेट्रिकल पॉइंट्स है ना, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट्स भी कहलाते हैं। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट्स भी कहलाते हैं। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट्स की डेफिनेशन ये होती है कि जब एटम इधर रखा होता है तो वो कंटिन्यूअसली वाइब्रेट कर रहा होता है। जब वो कंटिन्यूअसली वाइब्रेट कर रहा होता है तो वो उसी पॉइंट पे के गिर्द वाइब्रेट करता है और वो उसी पॉइंट पर ही रहता है और आगे पीछे वो हरकत करता रहता है। तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट्स भी कहलाते हैं। लेकिन अभी हमने ये बात इमेजिन कर ली है कि हमारा जो भी सिस्टम है उसके अंदर एटम्स रखे हुए हैं वो अभी वाइब्रेट नहीं कर रहे हैं, वो अभी स्टेशनरी है। ठीक है, और हम पहले अभी सिंपली उनका स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो अभी हमने उनकी वाइब्रेशन को निग्लेक्ट किया। लेकिन आगे चल के हम देखेंगे कि ये दिस लैटिस इज आल्सो नोन एज द ज्योमेट्रिकल पॉइंट्स, इट इज आल्सो नोन एज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो ये डेफिनेशन हमें पता चल गई। और मजीद
कि ब्रेविस लैटिस जो है वो क्या होता है। ब्रेविस लैटिस ये होता है कि अगर रेगुलर अरेंजमेंट यानी ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर कोई भी आपके पास गिवन हो, उसके ऊपर आपने एटम्स रख दिए, तो वो एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसको आप ब्रेविस लैटिस भी कह सकते हैं। सो नाउ यहाँ पर मैं एक डायग्राम आपको और दिखा रही हूँ। दिस इज, ये जो अभी हम लोगों ने 7 टाइप के यूनिट सेल देखे थे ना, क्यूबिक और ऑर्थोरोम्बिक वगैरह वगैरह, तो इसके अंदर ये देखें, ये क्यूबिक स्ट्रक्चर ही है। इस क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर अब हमने एटम्स को रख दिया है, ठीक है। ये कॉर्नर के ऊपर ये जो रेड कलर की छोटी छोटी बॉल्स नजर आ रही हैं, इसमें अभी हमने एटम्स को रख दिया है। तो हम इसको कहते हैं कि अच्छा, अगर हमारे पास एक क्यूबिकल ज्योमेट्रिकल शेप मौजूद है और अब हम एटम्स को उसके ऊपर रख देंगे, लेकिन किस तरह से रखा है हमने, कि सिर्फ कॉर्नर्स के ऊपर रखा है, तो ये क्या कहलाएगा, ये सिंपल क्यूबिक कहलाएगा, ठीक है। ये सिंपल क्यूबिक कहलाएगा। अच्छा, अब एक शेप और होता है विच इज नोन एज द टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में भी आप ये देखें कि सिर्फ कॉर्नर्स के ऊपर रखा हुआ है, तो ये टेट्रागोनल्स में सिर्फ कॉर्नर्स के ऊपर रखा हुआ है, तो ये भी सिंपल टेट्रागोनल कहलाएगा। अच्छा, ऑर्थोरोम्बिक है, ऑर्थोरोम्बिक के अंदर आए, ऑर्थोरोम्बिक में भी सिर्फ कॉर्नर्स के ऊपर रखा हुआ है, तो ये भी क्या कहलाएगा, सिंपल ऑर्थोरोम्बिक। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक अगर हमारे पास ज्योमेट्रिकल शेप है, क्यूबिक शेप, और उसके अंदर अगर हम ये देख रहे हैं कि हम एटम्स को किस तरीके से रख सकते हैं, तो अगर हमने सिर्फ कॉर्नर्स के ऊपर रखा हुआ है, तो फिर वो क्या कहलाएगा, सिंपल क्यूबिक, सिंपल टेट्रागोनल, सिंपल ऑर्थोरोम्बिक, सिंपल समथिंग एटसेट्रा, ठीक है। अच्छा, अब जो है ना वो क्या हो रहा है कि अब क्या हो रहा है कि हम जो है ना, ऐसा नहीं है कि बस हम उठा के किसी भी तरह से एटम्स को इस ज्योमेट्रिकल शेप के अंदर रख दें, नहीं। हमारी जो यूनिट सेल की डेफिनेशन है वो ये है कि जब हम यूनिट सेल को ट्रांसलेट करते चले जाएं, तो पूरा के पूरा हमारे पास स्ट्रक्चर जो है वो बनना चाहिए। तो हम अपनी डेफिनेशन को चेक करेंगे कि अच्छा, हम उसको ट्रांसलेट करते चले जाएं, तो हमारा पूरा स्ट्रक्चर जो है वो बन रहा है या नहीं बन रहा है। उस लिहाज से जो है ना, हम एटम्स को रखेंगे। एटम्स की जो अरेंजमेंट है वो रेगुलर होनी चाहिए, आर्बिट्ररी नहीं होनी चाहिए। उस क्राइटेरिया को अगर फुलफिल कर रहा है तो हम एटम्स को वहां रख सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं रख सकते, ठीक है। अब जैसे ये नेक्स्ट शेप है, यहाँ पर ये वही है, क्यूबिक ही है, सब पूरी साइड्स तीनों बराबर है, लेकिन अब यहाँ कॉर्नर्स के अलावा अब अगर आप गौर से देखें, तो इस क्यूब के अंदर एक और सेंटर के अंदर जो है ना, पूरी बॉडी जो है इसकी यूनिट सेल की जो पूरी बॉडी है, उसके सेंटर में एक एटम और मजीद मौजूद है, तो हम इसको कहेंगे बॉडी सेंटर क्यूबिक, या शॉर्ट फॉर्म में हम उसको कहते हैं BCC, ठीक है। सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर को कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में SC, इसको कहते हैं SC, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, सिंपल क्यूबिक, ठीक है। और इसको हम कहते हैं BCC, बॉडी सेंटर क्यूबिक। और अगर हमने अब एटम्स को इस तरह से रखा हुआ है कि अगर आप इस क्यूब को देखें, जैसे एक छक्का होता है ना, सिक्सर होता है, 6 साइड्स होती हैं उसकी, बेसिकली ये क्या चीज है, ये कोई चीज है, तो इसके 6 फेसेस हैं टोटल। तो अब जैसे ये सिक्सर की एक साइड है, तो इस साइड के अंदर भी सेंटर में एक एटम जो है वो यहाँ पर रखा होगा, तो 6 एटम्स इसके अंदर आपको कॉर्नर पे तो नजर आ ही रहे हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कॉर्नर वाले हो गए, ठीक है। और अब ये फेस वाले देख लेते हैं, 6 फेसेस हैं, ये देखो 1 2, और ये पीछे वाला फेस है 3, और ये नीचे वाला फेस हो गया 4, और ये आमने सामने वाले फेसेस हो गए 5, और ये वाला 6, यानी कि ये इधर और इधर वाले फेस के, ठीक है, 1 2, ये ऊपर नीचे वाले फेस के 3 4, और ये वाले जो है आगे पीछे 5 और 6। तो इसमें हमने क्या किया हुआ, इसमें हमने एटम्स को फेसेस के ऊपर सेंटर में रखा हुआ है, बजाय ये कि हम पूरी की पूरी यूनिट सेल के सेंटर में रखें, हमने फेसेस के ऊपर इसको रख दिया, तो ये क्या कहलाएगा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं
FCC। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम ये कर रहे हैं कि हमने जो 7 तरह के ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स पढ़े थे कि 7 तरह के यूनिट सेल होते हैं, उसके ऊपर हम एटम्स को अरेंज करते चले जा रहे हैं। तो हम एटम्स को किस किस तरह से अरेंज कर सकते हैं, हम बॉडी सेंटर्ड बना सकते हैं, उसको हम फेस सेंटर्ड बना सकते हैं, लेकिन हर किसी को बॉडी सेंटर्ड फेस सेंटर्ड नहीं बना सकते। यहाँ पर देखें, टेट्रागोनल के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ बॉडी में ही रखेंगे, और अगर हम उसको ट्रांसलेट करते चले जाएं तो हमें एक यूनिट स्ट्रक्चर मिल सकता है, ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिल सकता है। हम उसको फेस सेंटर्ड नहीं बना सकते। अगर हम फेस सेंटर्ड बनाएंगे तो हमें पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। मोनोक्लिनिक के अंदर देखें, ठीक है, ऑर्थोरोम्बिक के अंदर चारों आ सकते हैं। ऑर्थोरोम्बिक में सिंपल भी हो सकता है, बॉडी भी हो सकता है, फेस सेंटर्ड भी हो सकता है, एक होता है बेस सेंटर्ड या एंड सेंटर्ड। बेस सेंटर्ड या एंड सेंटर्ड का मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ 2 फेसेस के ऊपर एटम्स रखे होते हैं और 6 फेस के ऊपर नहीं रखे होते। तो ऑर्थोरोम्बिक इज द स्पेशल केस इन विच वी कैन अरेंज द एटम्स at the corners, at the body, at the faces and at the end। ठीक है, तो इस चारों तरह की अरेंजमेंट होती है। क्यूबिक में 3 तरह की अरेंजमेंट होती है, टेट्रागोनल में 2 तरह की होती है, मोनोक्लिनिक में 2 तरह की होती है, और ये वाले जो स्ट्रक्चर्स होते हैं रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल और ट्राइक्लिनिक, इसमें हमारे पास जो अरेंजमेंट होती है वो सिर्फ सिंपली हम कॉर्नर्स के ऊपर अरेंज कर सकते हैं। इस तरह से हम अरेंज कर सकते हैं। ये जो शेप है हेक्सागोनल का, इसके अंदर 6 साइड्स होती हैं, हेक्सागोनल 6 साइड्स 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6 कॉर्नर्स, 6 पॉइंट्स के ऊपर एटम रखे हुए होते हैं, और एक ऊपर सेंटर में भी होता है और एक ही नीचे सेंटर में भी होता है। तो हेक्सागोनल के अंदर जो है वो इस तरह का अरेंजमेंट होता है। तो अगर हम डिफाइन करें कि अगर हमने यूनिट सेल के ऊपर एटम्स को रख दिया तो वो क्या चीज बन गई, वो हमारा, मैंने भी आप लोगों को डेफिनेशन बताई थी कि अगर हमने यूनिट सेल के ऊपर यानी ज्योमेट्रिकल पॉइंट्स के ऊपर एटम को रख दिया तो वो क्या चीज बन गई, वो हमारा बन गया क्रिस्टल, या उसको हमने कह दिया कि ये ब्रेविस लैटिस बन गया। तो अब हमारे पास हो गए 14 टाइप्स ऑफ ब्रेविस लैटिस। यहाँ पर अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो हम इसको कहते हैं कि देयर आर 14 टाइप्स ऑफ ब्रेविस लैटिस, यानी 14 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, इसकी डेफिनेशन मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि ब्रेविस लैटिस आर ऑफ 14 टाइप्स। यहाँ पर मेरा ख्याल है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ ब्रेविस लैटिस। ब्रेविस लैटिस इज जस्ट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स ऑन द ज्योमेट्रिकल पॉइंट। तो ब्रेविस लैटिस कितने होते हैं, 14 टाइप्स के होते हैं इन 3D, 3 डायमेंशन के अंदर। तो यहाँ पे जनाब हमें छोटी छोटी जो डेफिनेशंस पढ़नी थी वो हमने सारी पढ़ ली। कौन कौन सी डेफिनेशन पढ़ ली हैं, यूनिट सेल की डेफिनेशन, प्रिमिटिव यूनिट सेल की, और क्रिस्टल की, एमॉर्फस की, ठीक है, पॉलीक्रिस्टल्स क्या होते हैं, और 7 तरह के यूनिट सेल होते हैं, और 14 टाइप्स के ब्रेविस लैटिस होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है मैं थोड़ी देर के लिए पॉज कर रही हूँ अपना लेक्चर। किसी को कोई सवाल अगर करना है तो फिर कर लें, और उसके बाद जो है ना वो मैं आगे कंटिन्यू करूँगी। अच्छा, हम लोगों ने जो है ना वो अभी तक ही देख लिया कि अच्छा भाई, हम लोग जब किसी भी सॉलिड स्ट्रक्चर का सॉलिड का स्ट्रक्चर जो है ना वो एनालाइज करना चाहेंगे तो हमारे जहन में ये बात है कि अच्छा भाई 7 तरह के पॉसिबल यूनिट सेल हो सकते हैं, या ज्यादा से ज्यादा हम ये कह सकते हैं कि अच्छा भाई 14 तरह के ही जो है ना वो स्ट्रक्चर पॉसिबल है, उसके अलावा और कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। अगर कोई क्रिस्टल है तो वो 14 तरह के तरीके में से किसी एक तरीके में उसके अंदर एटम्स अरेंज हुए हुए होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो ये जो है ना हमारे लिए आसानी हो गई कि हमें जो थाउजेंड्स ऑफ एटम्स, थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, जितनी भी तरह के कंपाउंड, सॉरी एटम्स और मॉलिक्यूल्स का तो मैंने टर्म गलत यूज किया है, जितनी भी तरह के कंपाउंड्स इर्द गिर्द हमारे पास मौजूद हैं, उसमें अगर वो क्रिस्टल्स हैं तो उन क्रिस्टल्स का जो अरेंजमेंट है वो एटम का जो अरेंजमेंट है क्रिस्टल के अंदर वो इस 14 तरह से हो सकता है, उसके अलावा और पॉसिबल नहीं है, वरना फिर वो क्रिस्टल नहीं बनेगा, वो एमॉर्फस बन जाएगा और इरेगुलर शेप उसका हो जाएगा। तो ये चीज जो है ना वो हमें क्लियर होगी। तो एनालिटिकल एनालिसिस जो है वो क्रिस्टल एनालिसिस यही है कि जब आप किसी भी सॉलिड मटेरियल को पढ़ने के लिए बैठे हैं उसके स्ट्रक्चर को, तो आपको कुछ चीजें जो हैं उसके स्ट्रक्चर्स में से
एवेल्युएट करनी आनी चाहिए। और वो कौन-कौन सी चीज़ें हैं, शुरू की स्लाइड में मैंने बताया था कि आपको नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने आने चाहिए, आपको जब नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने आ जाएँगे और अगर आपको उसका एरिया और वॉल्यूम निकालना आ जाएगा, तो फिर आप बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उसके ज़रिए कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ, ये न्यूमेरिकल अब हमारे स्टार्ट हो गए और सबसे पहली चीज़ जो मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ, वो क्या है? नंबर ऑफ atoms. How we can calculate the number of atoms in a unit cell? तो आपको एक यूनिट सेल की बस अब जरूरत है, ये तो मेरा ख्याल है क्लियर हो गई होगी बात कि हमें पूरे एटम्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यूनिट सेल को पढ़ने की जरूरत है। यूनिट सेल के अंदर हम देखेंगे कि कितने एटम्स जो है वो मौजूद है। अच्छा, ये डायग्राम देखो और से यहाँ पर जो मैंने शो की थी, ये देखो, ये जो है ना सिर्फ कॉर्नर के ऊपर रखे हुए हैं एटम्स, यहाँ पर ये तो ये हमें देखने से ही पता चल रहा है कि ये यूनिट सेल तो है, लेकिन ये साथ साथ कैसा यूनिट सेल है? प्रिमिटिव। प्रिमिटिव अभी हमें नजर आ रहा है बजाहिर, क्योंकि इसमें सिर्फ कॉर्नर के ऊपर एटम्स रखे हुए हैं। और मैंने भी आप लोगों को बताया था कि प्रिमिटिव यूनिट सेल की पहचान क्या होती है। उसके अंदर एक एटम होना चाहिए यूनिट सेल में, या तो सेंटर में होगा या फिर जो है ना कॉर्नर्स के ऊपर रखे हुए होंगे। तो बज़ाहिर यहाँ पर देखने से हमें पता चल रहा है कि ये जितने भी सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर्स हैं जिनके अंदर कॉर्नर्स के ऊपर एटम रखे हुए हैं, ये किस तरह के यूनिट सेल भी हैं? प्रिमिटिव यूनिट सेल भी हैं। ठीक है, जबकि ये जो बॉडी सेंटर्ड है, ये जो बॉडी सेंटर्ड है, बीसीसी, एफसीसी, इसमें तो एक्स्ट्रा एटम्स ही मौजूद हैं फेस पे, बेस पे। तो यकीनन जब हम इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करेंगे तो वो 1 नहीं निकलेंगे, उससे ज्यादा निकलेंगे। तो लिहाजा ये यूनिट सेल है, लेकिन यूनिट सेल है लेकिन प्रिमिटिव नहीं है। ये प्रिमिटिव भी है, ये प्रिमिटिव नहीं। अच्छा, और इसी तरीके से जैसे मैं हेक्सागोनल ले लूं, हेक्सागोनल के अंदर अगर आप गौर से देखें, इन्होंने एक शेप ये करके लाइन बनाई हुई है, ये एक लाइन बनाई हुई है, ये तो ये क्यूबॉइड सा शेप बन गया है। ये नीचे देखें, इसके ये देखें, नजर आया? इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने हेक्सागोन को एक ऐसे शेप के अंदर मजीद छोटा कर दिया है जिसके सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स के ऊपर जो है ना वो रखे हुए एटम्स। तो ये जो है ना ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर ही कहलाता है, लेकिन हेक्सागोनल स्ट्रक्चर का प्रिमिटिव यूनिट सेल कहलाता है। ठीक है, अभी ये जो है ना बॉडी सेंटर्ड है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, लेकिन ये प्रिमिटिव नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कॉर्नर्स के अलावा सेंटर में भी एटम रखा हुआ होगा। तो अब अगर हमें प्रिमिटिव चाहिए तो अब हम क्या करें? तो एक खास तरीका हम पढ़ेंगे जिसके जरिए हम प्रिमिटिव हासिल कर सकते हैं। तो बॉडी सेंटर्ड के प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर भी फिर हमें सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स के ऊपर रखे हुए होंगे। तो खैर मैं अभी इतनी डिटेल में नहीं जा रही हूँ, वहां पर जब हम पहुंचेंगे तो हमें पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको एक जस्ट थोड़ा सा नो हाउ देने के लिए कि हम लोग जो है अब क्या करना चाह रहे हैं, अब हम नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स आसानी के साथ में कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। हमें पता चल गया है अभी कि अगर सिर्फ कॉर्नर्स पे रखे हुए होंगे तो वो 1 होंगे नंबर ऑफ एटम्स, लेकिन अगर कहीं सेंटर में और फेसेस के ऊपर भी रखे हुए तो हम उसको काउंट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम उसको काउंट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं करती चली जाती हूँ, नंबर ऑफ एटम्स हम करते जाते हैं। थोड़ा सा अभी मैंने 1-2 एग्जांपल्स बताई भी थी और मजीद मैं बता देती हूँ कि नंबर ऑफ एटम्स जो है ना मुझे कैलकुलेट करनी है किसके अंदर? मैं सिंपल क्यूबिक के अंदर जो है नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना चाहती हूँ। तो मैंने सिंपल क्यूबिक के अंदर मैंने नंबर ऑफ एटम्स जो है वो अभी आप लोगों को बताए थे कि कितने होते हैं। तकरीबन 8 एटम्स होते हैं टोटल, जो कि कॉर्नर के ऊपर रखे हुए होते हैं। और ये जो हर ईच एटम है, ईच एटम, ये जो है ना सिर्फ इस क्यूब के अंदर नहीं है, बल्कि ये टोटल 8 क्यूब के अंदर मौजूद है। एक क्यूब इधर रखा हुआ होगा, एक इसके आगे रखा हुआ होगा, एक इसके आगे। जिस तरह से हम 3 डायमेंशनल एक्सिस बनाते हैं ना, उसके अंदर मैं एक प्लेन अगर ड्रॉ कर दूं, ठीक है, तो इधर से आपको अंदाजा होगा कि ये जो एक प्लेन है, इसके ऊपर भी हम 4 क्यूब्स रख सकते हैं और नीचे भी 4 क्यूब्स रख सकते हैं। तो ये ओरिजिन पे अगर कोई एक एटम रखा हुआ है तो ऊपर वाले 4 क्यूब में भी मौजूद होगा और नीचे वाले 4 क्यूब में। तो ये बेसिकली हमारे पास क्यूब के अंदर जो कॉर्नर्स में जो एटम होते हैं, ये 8 क्यूब्स के अंदर शेयर हो रहे होते हैं और ये इसके अंदर सिर्फ 1/8 मौजूद होता है। तो अगर मैं सिंपल क्यूब के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना चाहूँ
तो मुझे पता चलेगा कि अच्छा 8 हैं टोटल एटम्स और हर कॉर्नर के ऊपर जो एटम है वो 1/8 शेयर हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो है ना यूनिट सेल, किस तरह का यूनिट सेल है, ये प्रिमिटिव यूनिट सेल है। ठीक है, सिंपल क्यूबिक सेल को हम प्रिमिटिव यूनिट सेल भी कह सकते हैं। अच्छा, फिर मैं उसके बाद आ जाती हूँ जनाब बीसीसी के ऊपर। बीसीसी का क्या मतलब है? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक मैंने अभी आपको बताया था कि क्या होता है। बॉडी सेंटर्ड में जो है कॉर्नर्स के ऊपर एटम रखे हुए होते हैं और साथ में एक बिल्कुल सेंटर में एक एटम मौजूद होता है और ये कहीं भी नहीं है, ये इसी यूनिट सेल के अंदर मौजूद है। ये बाहर और कहीं किसी से शेयर नहीं हो रहा है। तो जब मैं इसके टोटल नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करूंगी तो मैं कहूंगी कि इसके अंदर 8 तो कॉर्नर्स के ऊपर रखे हुए प्लस एक टोटल होल जो है वो सेंटर में रखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स इसके अंदर कितने हो गए? 2। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये कैसा यूनिट सेल है? नॉन प्रिमिटिव। तो बीसीसी स्ट्रक्चर जो होता है वो नॉन प्रिमिटिव होता है क्योंकि उसके अंदर एक से ज्यादा एटम्स मौजूद होते हैं। टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इज मोर देन 1। चलो जनाब हम तीसरे के ऊपर आते हैं। तीसरा हमारा क्या है? एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। फेस सेंटर्ड क्यूबिक हमारे पास कैसा स्ट्रक्चर था? ये वाला। इसमें कॉर्नर में भी है और 6 फेसेस के ऊपर भी है। तो कॉर्नर वाले तो सीधे सीधे वही उसी तरह से हम लिखेंगे कि कॉर्नर वाले कैसे हो गए? 1/8 प्लस 6 ऐसे हैं जो फेस पे मौजूद है और जो फेस पे मौजूद है उसको अगर हम गौर से देखें तो ये जो फेस पे मौजूद है एटम, ये जो फेस पे मौजूद है ना एटम, ये आधा जो है वो इस वाले क्यूब के अंदर होगा, यूनिट सेल के अंदर, और आधा वो इसके बराबर में जो यूनिट सेल रखा हुआ होगा वो उसके अंदर होगा। तो हमें तो चाहिए जो इसके अंदर है, जो इससे बाहर है उसको, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये यूनिट्स, ये जो एटम सेंटर में रखा हुआ है, फेस के सेंटर में रखा हुआ है, फेस के जो सेंटर में रखा हुआ है वो आधा इस यूनिट सेल के अंदर है और आधा जो है बाहर है। इसका मतलब है कि ये हाफ शेयर हो रहा है इस यूनिट सेल में। तो इस यूनिट सेल में जब वो हाफ शेयर हो रहा है तो अब टोटल कितने हैं फेस के ऊपर मौजूद? 6। 6 फेसेस हैं। यस, 6 फेसेस हैं तो ये हाफ रखे हुए होंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया? 1 + 3 = 4। इसका मतलब है एफसीसी ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स होते हैं और ये भी कैसा सेल होगा? ये नॉन प्रिमिटिव होगा। नॉन प्रिमिटिव को हम प्रिमिटिव बना सकते हैं, खास तरीके से हम पढ़ेंगे आगे चल के। लेकिन अभी हम सिर्फ क्या चीज सीख रहे हैं? हम नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना सीख रहे हैं और वो एनालिसिस करना सीख रहे हैं कि आया कि ये प्रिमिटिव है या प्रिमिटिव नहीं है। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं अब आगे जाऊं, अगर मैं टेट्रागोनल को देखूं ना, ये अब मेरे पास टेट्रागोनल आ गया तो ये सिंपल टेट्रागोनल है, इसकी भी कैलकुलेशन उसी तरह से होगी क्योंकि इसमें सिर्फ कॉर्नर्स पे रखे हुए हैं। इसमें बॉडी सेंटर की तरह इसी की तरह होगी सेम। इसके अंदर अगर मैं देखूं तो ये सिंपल है, इसकी बिल्कुल कैलकुलेशन सेम इसी तरह से होगी। ठीक है, अगर इसको मैं देखूं एंड सेंटर या बेस सेंटर कहलाते हैं, तो इसकी कैलकुलेशन जो है ना इसकी तरह होगी, लेकिन थोड़ी सी फर्क ये है कि अभी हमने क्या किया था, टोटल 6 फेसेस थे, यहाँ पर कितने फेसेस हैं? 1 + 1। सिर्फ 2 फेसेस ऐसे हैं जिसके ऊपर एटम्स रखे हुए हैं। तो मैं जो है वो इसकी कैलकुलेशन कर लेती हूँ। मैं सपोज कर लेती हूँ कि मेरे पास जो है वो एक ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर है, बेस सेंटर, बेस सेंटर, बेस सेंटर्ड या एंड सेंटर्ड, जो भी समझ लें आप। ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर है तो उसमें 8 तो हमारे पास कॉर्नर के ऊपर रखे हुए हैं, लेकिन अब 2 ऐसे हैं जो कि फेस के ऊपर रखे हुए हैं। फेस पे जो एटम्स होते हैं वो हाफ शेयर होते हैं। ठीक है, और ये मेरे पास रिजल्ट जो निकलेगा वो क्या निकलेगा? 2। तो जाहिर है ये भी जो है वो क्या होगा? नॉन प्रिमिटिव कहलाएगा। ये नॉन प्रिमिटिव यूनिट्स है। अगर किसी को चीजें समझ में नहीं आ रही, बार बार वीडियो को देख लीजिएगा। और एक चीज जो याद रखने की है, वो अगर आप इसको याद रखें, पॉइंट टू रिमेम्बर, वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट ये है कि कॉर्नर वाला एटम जो होता है वो 1/8 शेयर होता है। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड वाला जो एटम होता है, बॉडी सेंटर्ड वाला, वो पूरा 1 मौजूद होता है।
फेस सेंटर्ड वाला जो होता है वो 1/2 शेयर मतलब हाफ मौजूद होता है यूनिट सेल के अंदर, ठीक है। ये जो है ना इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, अगर आप ये याद रख लेंगे तो आपके लिए नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना किसी भी स्ट्रक्चर में आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने अपने लिए आसानी कर दी है। हम पहले कह रहे थे कि हम जो है ना सॉलिड मटेरियल के स्ट्रक्चर को पढ़ना चाहते हैं, तो हमने क्लासिफाई कर दिया उसको, यानी कि शॉर्ट लिस्ट कर दिया हमने कि अच्छा भाई किस तरह के सॉलिड को हम पढ़ना चाह रहे हैं। 3 तरह के मटेरियल्स हो गए, क्रिस्टल, एमॉर्फस, पॉलीक्रिस्टल्स। तो पॉलीक्रिस्टल्स को भी निकाल दो, एमॉर्फस को भी निकाल दो। शॉर्ट लिस्ट करके हम कहाँ पहुंचे? सिर्फ क्रिस्टल्स के ऊपर पहुंचे। क्रिस्टल्स के अंदर भी मैथमेटिशियंस ने हमारी हेल्प की। उन्होंने कहा कि रेगुलर अरेंजमेंट सिर्फ उसी सूरत में होगा जब 7 तरह के जो शेप्स होते हैं वो अगर रिपीट होते हैं, तो हमारे पास जो है ना एक रेगुलर अरेंजमेंट बनता है। और 7 तरह के स्ट्रक्चर्स के अलावा कोई और अरेंजमेंट पॉसिबल ही नहीं है कि आप जो है वो उसको रिपीट करें और क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपके पास बन जाए। और उसके बाद भी जो है ना हमें पता चला कि अच्छा ये 7 तरह के तो स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन हम उसके अंदर जब एटम्स को रखेंगे तो हम किस किस तरह से एटम्स को रख सकते हैं कि स्ट्रक्चर रिपीट हो जाए। तो जब हमने उसकी एनालिसिस की तो क्रिस्टलोग्राफर्स जितने भी थे उन्होंने हमें ये बताया, क्रिस्टल स्ट्रक्चर की एनालिसिस जो करते थे उन्होंने हमें बताया कि ये जो 7 तरह के शेप्स होते हैं, इसके अंदर जब हम एटम्स को प्लेस अप करते हैं तो हम 14 पॉसिबिलिटीज होती हैं कि उसके अंदर हम एटम्स को किस तरह से रख सकें। और ये 14 तरह के ही पॉसिबल क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स हैं जो कि किसी भी तरह के कंपाउंड सॉलिड में पाए जाते हैं, ठीक है। जो भी आप सॉलिड ले रहे हैं और वो क्रिस्टल है तो वो इन 14 में से कुछ ना कुछ होगा, एंड दैट्स इट। तो कितनी आसानी हो गई हमें पता चलने की। अच्छा, अब ये 14 ही जब निकलते हैं तो ये बात हमें रट लेनी चाहिए। कोई भी मटेरियल XYZ आपको दे दें, सोडियम दे दें, आपको सिर्फ इतना बता दें कि अच्छा ये इसका सोडियम का स्ट्रक्चर FCC है, तो इसके अंदर कितने एटम्स होंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अच्छा भाई एक उसके FCC है तो इसमें 4 होते हैं, और किस तरह से होते हैं ये भी मैंने आपको कैलकुलेट करके बता दी। किसी भी जगह अगर आप लोग एमफिल वगैरह का एग्जाम देने जाते हैं तो वहाँ पे बाज़ दफ़ा ये चीज़ें इंटरव्यू में भी पूछ लेते हैं, ठीक है। और थ्योरी में भी ये ऑब्जेक्टिव के तौर पे ये चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं अपना लेक्चर एंड कर रही हूँ। आज मैंने आप लोगों को डेफिनेशंस पढ़ाई है, नया टॉपिक स्टार्ट करवाया डेफिनेशंस। और क्रिस्टल स्ट्रक्चर की एनालिसिस के अंदर 4-5 चीजें हमें निकालनी आनी चाहिए। सबसे पहले तो ये कि हमें ये पता होना चाहिए कि कितनी तरह के पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। तो हमें पता चल गया 14 तरह के स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है। फिर दूसरी चीज ये कि उन स्ट्रक्चर्स के अंदर हम नंबर ऑफ एटम्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वो नंबर ऑफ एटम्स भी कैलकुलेट करना हमें आ गए। अब आगे और भी मजीद चीजें हम सीखेंगे, तो ये मेरा ख्याल है 2 या 3 लेक्चर के अंदर ये हमारा पूरा आर्टिकल कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। कल मिलते हैं फिर क्लास में, ठीक है। किसी को कोई अगर सवाल करना हो तो वैसे भी